जय हिंद दोस्तों। आइए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि फलीदार मतलब पौधों के जड़ों में कौन सी बैक्टीरिया पाई जाती है। तो वह राइजोबियम जो है वो बैक्टीरिया वह पाई जाती है। तो ये जो भी होते हैं दालहन वाले पौधे होते हैं वह वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है 78% उसको नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में बदल देते हैं और यही नाइट्रेट बाद में जाकर प्रोटीन में बदल जाता है। इसलिए हमें दाल वगैरह पीने से क्या होती है, हमें सीधे प्रोटीन की प्राप्ति होती है। जबकि प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में होती है, तो सोयाबीन में होती है, उसमें 46% होता है। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो अगर पूछेगा कि नाइट्रोजन पौधा में किस रूप में रहता है तो नाइट्रेट के रूप में रहता है, जबकि यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में रहता है तो एमाइड के रूप में रहता है। यूरिया का अगर सूत्र जानिएगा तो NH2CONH2 होता है, या फिर इसको N2H4CO भी कहा जा सकता है। और उसी तरह से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हालांकि इसमें अगर बात करेंगे बैक्टीरिया से संबंधित तो बैक्टीरिया से होने वाला बहुत सारे रोग वगैरह भी है, जैसे कि हैजा हो गया, टाइफाइड हो गया, टेटनस हो गया, कुष्ठ रोग हो गया, गोनोरिया हो गया, निमोनिया हो गया। ये सभी बैक्टीरिया से होने वाला है। और बैक्टीरिया का अध्ययन क्या कहलाता है, तो बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है, यानी कि जीवाणु विज्ञान। एक गंगा नदी में है जो एक इससे नाम से मिलता जुलता है, लेकिन वह एक वायरस है। जैसे बैक्टीरियोफेज, वह एक क्या है कि वायरस है। वह गंगा नदी में जो भी होता है गंदगी उन सब चीज़ को खाने का कार्य करता है, इसीलिए गंगा नदी का पानी क्या है, शुद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आयरन जो है वह लोहा तत्व की कमी से शरीर में क्या हो जाती है, एनीमिया रोग हो जाता है। तो लोहा की अगर कमी हो जाएगी तो एनीमिया हो जाती है, और अगर लोहा की अधिकता हो जाती है तो लौहमयता रोग हो जाता है, जिसको सीडरोसिस कहा जाता है। उसी तरह से एल्कोहल की अधिकता से शरीर में सीरोसिस हो जाता है, और कॉपर की अधिकता से विल्सन रोग हो जाता है। नाइट्रेट की अधिकता से बुल्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। आर्सेनिक की अधिकता से क्या होती है कि वाइट फूड वाइट फूड हो जाता है। उसके अलावा ये जो है फ्लोराइड, उसकी अधिकता से हड्डी या दंत क्षय का रोग हो जाता है। और एक चीज़ याद रखना है कि जो हमारा शरीर में जो खून है ना, उसमें ये आयरन ही पाया जाता है, और उसका लाल रंग की होता है हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। और खून अगर देखा जाए तो क्या है, एक तरह का याद रखना है कि खून एक तरह का क्या है, एक प्रोटीन है। उसमें प्रोटीन में कौन कौन से प्रोटीन होते हैं, तो हिपैरिन प्रोटीन और फाइब्रिनोजन मुख्य रूप से होता है। तो फाइब्रिनोजन होता क्या है, ये तो रक्त को जमने में सहायता करता है। जैसे कहीं हाथों तो अगर कट उठ जाता है तो वहाँ रक्त को 3 से 4 मिनट के अंदर उसको थक्का बना देता है। उसी तरह से हिपैरिन है, वह द्रव को खून को क्या होता है, लिक्विड के रूप में, द्रव के रूप में रखता है, ताकि वह जमे नहीं। क्या, क्योंकि अगर जम जाएगा तो हृदय के पास खून नहीं पहुंचेगा, तो उससे क्या हो जाएगा, हृदय का हार्ट अटैक हो सकता है। और खून में मतलब देखा जाए तो 3 तरह का होता है मुख्य रूप से, जैसे हम लोग पढ़ते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स कहलाती है। तो डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहा जाता है, लाल रक्त कण को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है, जबकि प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। जबकि आयरन की बात किया गया, आयरन मतलब लोहा, तो लोहा का भी अगर अयस्क को अगर जानेंगे इसको केमिस्ट्री से जोड़कर, तो लोहा का अयस्क हेमेटाइट होता है Fe2O3, और मैग्नेटाइट Fe3O4 होता है, लिमोनाइट भी होता है, और एक सीडोराइट भी होता है FeCO3, और एक चाल्कोपाइराइट्स भी होता है, काल्कोपाइराइट्स भी होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का क्या है, अध्यक्ष करता है। इसमें संसद की कौन करता है, मतलब ये दोनों संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, तो याद रखना है कि राष्ट्रपति बुलाता है। कितना अनुच्छेद के तहत, तो 108 अनुच्छेद के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाई जाती है। लेकिन जब अध्यक्षता करता है तो वह लोकसभा का ही अध्यक्ष करता है। कितना अनुच्छेद के तहत, तो 118 के 4 अनुच्छेद के तहत इसकी अध्यक्षता इसने यह करता है। वैसे नॉर्मल रूप से अगर अध्यक्षता की बात किया जाए तो लोकसभा का अध्यक्ष की चर्चा अनुच्छेद 93 में किया गया है, जबकि राज्यसभा के सभापति का वो 89 अनुच्छेद में किया गया है। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देते हैं कि आखिर यह संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता क्यों है, बुलाता इसलिए है कि क्योंकि कोई विधेयक को लेकर जब थी लोकसभा और राज्यसभा में विवाद हो जाता है और वह पास नहीं होता है, वैसे स्थिति में राष्ट्रपति इन दोनों को बुलाता है। और बुलाने के पश्चात आखिर लोकसभा के अध्यक्ष को ही इसमें क्यों मिलती है, क्योंकि लोकसभा में सीटें जो है वो 500 अभी 43 है। हालांकि 545 हुआ करती थी, लेकिन 2 एंग्लो
इंडियन, अब वो हट गया 104वां संविधान संशोधन के तहत, इसलिए 543 है। जबकि राज्यसभा में कितनी है वर्तमान में, जबकि 245 है। इसलिए संख्या के आधार पर सबसे ज़्यादा लोकसभा का ही मतलब दबदबा हो जाता है। इसके कारण इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। वैसे अब चलिए देखते हैं कि अगर संयुक्त अधिवेशन अब तक राष्ट्रपति कितनी बार बुलाए होंगे, तो राष्ट्रपति अब तक ले 3 बार इसको संयुक्त अधिवेशन बुला चुके हैं। जैसे पहली बार हुआ था वो 1961 में हुआ था जवाहरलाल नेहरू के समय में, वो दहेज विरोधी एथिक लेकर किया गया था। और दूसरा जब बैंकिंग सुधार से संबंधित था 1978 है, वह मोरारजी देसाई के समय में हुआ था। और जो तीसरा जो बुलाया गया था 2002 में, वह आतंकवादी विरोध अधिनियम पोटा के लिए किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के समय में। तो याद रखना है कि 3 बार इस तरह का बुलाया गया है। और अगर राष्ट्रपति का ट्रिक देखेंगे तो राष्ट्रपति का ट्रिक होता है पकानी कोका दुयो दशम, ये 52 से शुरू होकर 61 तक आता है। और एक राष्ट्रपति के बारे में आपको और बताते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति का अगर पद की बात किया जाएगा तो पद कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। लेकिन राष्ट्रपति का निर्वाचन कहाँ से लिया गया है, तो निर्वाचन याद रखिएगा अमेरिका से लिया गया है। जबकि निर्वाचक मंडल कहाँ से लिया गया है, तो यह आयरलैंड से लिया गया है। जबकि अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू है, जो कि 15वें नंबर के है। जबकि 14 नंबर के अभी कौन है, जबकि 14 नंबर में जो है उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़, वो 14 नंबर के। नरेंद्र मोदी जो है अभी प्रधानमंत्री है, वो भी 15वें नंबर के ही हैं। और अगर राष्ट्रपति का कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद देखेंगे तो जैसे 60 में है उसका शपथ वगैरह का है, 61 में है महाभियोग। वैसे महाभियोग जब लाया जाता है सदन में, चाहे तो राज्यसभा में ला सकते हैं या फिर लोकसभा में ला सकते हैं, तो 1/4 सदस्यों का उस पर हस्ताक्षर होता है, यानी कि 25%। उसके बाद जो इस सदन में जाता है और 2/3 से पास होता है, दूसरा सदन में जाता है। फिर दूसरा सदन में पास होने के पश्चात यह अगर पास हो गया तो फिर राष्ट्रपति को अपना पद को छोड़ना पड़ता है और महाभियोग की प्रक्रिया पूरी समझी जाती है। हालांकि महाभियोग ये अमेरिका से लिया गया है और अब तक भारत में किसी भी व्यक्ति पर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं मतलब चलाया गया है, एक बार भी महाभियोग किसी पर भी नहीं लगा है। और एक चीज़ ध्यान देंगे यहाँ पर, जब महाभियोग जब होती है तो 14 दिन के अंदर में राष्ट्रपति को सूचना दिया जाता है। उसी तरह से अगर राष्ट्रपति का जो है 76 अनुच्छेद के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं, और इसके अलावा जो होती है 123 अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करते हैं, और 108 के तहत आपको संयुक्त अधिवेशन तो बुलाते ही हैं। 300 जो है 15 अनुच्छेद के तहत यूपीएससी का उसके भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट वगैरह होते हैं ना, वो मुख्य न्यायाधीश हैं, वो मुख्य न्यायाधीश को भी शपथ राष्ट्रपति ही दिलाते हैं, जबकि राष्ट्रपति का शपथ वो मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। याद रखना, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। उसी तरह से लोकसभा का अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देता है। लेकिन यहाँ एक चीज़ थोड़ा सा उल्टा है, राज्यसभा का सभापति है वह उपसभापति को त्यागपत्र नहीं देता है। हाँ, उपसभापति सभापति को त्यागपत्र दे सकता है, लेकिन सभापति नहीं देगा उपसभापति को। क्यों? क्योंकि जो सभापति होता है वह होता है उपराष्ट्रपति होता है, और उपराष्ट्रपति है जो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। तो उपराष्ट्रपति सीधे डायरेक्ट राष्ट्रपति को देता है। जबकि राष्ट्रपति का यदि बात करेंगे तो उसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में होता है लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य वह भाग लेते हैं, और लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। याद रखिएगा, मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। मनोनीत किसे कहते हैं, यानी कि राष्ट्रपति अपने तरफ से उसे मनोनीत करते हैं। ऐसे व्यक्ति चुनाव वगैरह कहीं से इलेक्शन नहीं लड़े हुए रहते हैं, उन्हें डायरेक्ट उसके मतलब जैसे राज्यसभा में 12 को मनोनीत करते हैं, जिसमें कला विज्ञान साहित्य से जुड़े हुए मतलब महान व्यक्ति होते हैं, उन्हें नामित करते हैं। और लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन जो यूरोपीय जो व्यक्ति जो भारत में जिसके माता या पिता रह चुके हैं वो यूरोपीय होता था, 2 एंग्लो इंडियन, जो कि अब समाप्त हो गया, तो वो भी 2 मनोनीत, यानी टोटल 14 किया करते थे, लेकिन अब वर्तमान में 12 ही राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो ऐसे अगर व्यक्ति को भी वोट देने का अधिकार हो जाए राष्ट्रपति चुनने के, तो इनका सीधे सीधे डायरेक्ट उनका 14 को वोट हो जाएगा। इसीलिए इसमें याद रखिएगा राष्ट्रपति के निर्वाचन में ये भाग नहीं लेते हैं। लेकिन हाँ, जब राष्ट्रपति को हटाने का समय आएगा महाभियोग, उस समय ये लोग भाग लेते हैं। और साथ ही साथ तो हमने बता दिया कि राज्यसभा और लोकसभा का क्या होती है, जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वही भाग लेते हैं, और सभी राज्य के जो भी विधानसभाएं हैं वहाँ के भी सभी निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। याद रखना है यहाँ पर। हाँ, इसमें कौन कौन से भाग नहीं लेते हैं, तो विधान परिषद के सदस्य इसमें क्या है कि भाग नहीं लेते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
हाँ, और राष्ट्रपति की अगर योग्यता वगैरह की बात किया जाए तो योग्यता का अनुच्छेद 58 में किया गया है कि उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य चुनाने की योग्यता उनमें होनी चाहिए, वह पागल नहीं होने चाहिए, और उनका जो है वो पढ़ा लिखा उतना ज़रूरी नहीं है कि होना चाहिए। यही एक खास बात रखा गया है कि व्यक्ति को पढ़ा लिखा नहीं, बस एक क्या दिशा निर्देश जिस तरह से अकबर के अनुसार ही था, शासन व्यवस्था अच्छा से चला सके, वैसे ही यहाँ पे भी राष्ट्रपति के लिए रखा गया है। और पागल उनका मतलब दीवा जो है कि पागल व दिवालिया नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि ओपन स्काई पॉलिसी जो है, ओपन स्काई पॉलिसी का अर्थ क्या होता है, तो विमान सेवाओं की अनुमति से होता है। चमगादड़ एक क्या है, एक स्तनधारी है, याद रखना है। चमगादड़ क्या है, एक पक्षी है, लेकिन पक्षी होता हो तो सभी पक्षी क्या होते हैं कि अंडे देते हैं, लेकिन चमगादड़ ही एक ऐसा है जो अपवाद में आता है, जो एक स्तनधारी है। यह क्या होता है कि बच्चे को जन्म देता है। जबकि इसका हृदय की बात किया जाए तो इसमें भी 4 चेम्बर होते हैं। सभी पक्षी का भी 4 चेम्बर हृदय होते हैं। मनुष्य के भी 4 चेम्बर होता है। जो मगरमच्छ है उसमें के हृदय भी 4 चेम्बर होते हैं। 3 चेम्बर किस में पाया जाता है, तो 3 चेम्बर उभयचर हो गया, जैसे कि मेढक हो गया, सांप हो गया, उसमें 3 चेम्बर पाया जाता है। जबकि मछली में 2 चेम्बर पाया जाता है। 2 चेम्बर मतलब एक आलिंद होता है और एक निलय होता है। जबकि इसमें शुद्ध क्या होता है, इसमें खून नहीं होता है, दोनों के शुद्ध अशुद्ध ही इसमें करता है। जबकि कॉकरोच में 13 चेम्बर होते हैं, जिसमें 7 आलिंद होते हैं, 6 निलय होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सातवाहन वंश का संबंध जो था वह आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य से संबंधित था। तो सातवाहन वंश ये सब क्षेत्र में क्षेत्रफल में फैला हुआ था, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र वाला क्षेत्र में। सातवाहन वंश का अगर संस्थापक देखा जाए तो वह सीमुख है, जो कि जो कन्ना वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था, उसकी हत्या करके उसने गद्दी पे बैठा हुआ था। सातवाहन ही शासक था पहला जिसने सोने के सिक्के जारी किया था। वैसे इसने चांदी और तांबे के भी सिक्के जारी किए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा मतलब सॉरी सोना का बोल दिए, शीशा का सिक्का सबसे ज़्यादा मात्रा में सातवाहन ने ही चलाया हुआ था। और ये शीशा ये लोग कहाँ से मंगाते थे, ये लोग रोम से मंगाते थे। वही रोम मतलब जो इटली की राजधानी है। और भारत में सबसे पहली बार भूमि दान देने की प्रथा ये सातवाहन शासकों ने ही चलाया था, जो कि एक गांव भूमि पूरा दान दिया गया था ब्राह्मणों को, जब उसमें अश्वमेध यज्ञ करवाया गया था। तो एक अभिलेख है, नाना घाट अभिलेख है, जो कि महाराष्ट्र में है। वहीं से इस जानकारी का मिलता है कि इन्होंने भूमि दान दे दिया था, सातवाहन शासकों के द्वारा इस तरह का हुआ था। उसी तरह से अगर बात किया जाए तो सातवाहन वंश का ये जो था मतलब इसमें तो ये चलता था, मातृसत्तात्मक था मतलब। लेकिन समाज व्यवस्था जो कि मातृसत्तात्मक, माता के नाम पर इसमें रखा जाता था, मतलब पुत्रों के नाम। लेकिन क्या है कि इसके जो राजगद्दी की बात आती थी बैठने के लिए, उत्तराधिकारी के लिए, तो वह पुत्र को ही बैठाया जाता था। ये सातवाहन शासक ही थे जो कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत को सेतु की तरह कार्य किए थे, मतलब उसको जोड़ने का काम किए थे। हालांकि इसे अगर देखा जाए, इससे उत्तर भारत और दक्षिण भारत से जोड़ने से संबंधित, उसी तरह से एक नर्मदा नदी भी है, उत्तर और दक्षिण भारत को आपस में जोड़ती है। उसी तरह से अगर पहाड़ में एक देखा जाए तो विंध्याचल पर्वत है, जो कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत को आपस में जोड़ता है। एक भक्ति काल में भी रहा है, जो रामानुजाचार्य रहे हैं, जब उत्तर भारत को दक्षिण भारत के रूप में सेतु के कार्य उन्होंने किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो शुंग वंश की स्थापना किसने किया हुआ था, तो पुष्यमित्र शुंग ने किया हुआ था। हालांकि यह इनकी राजधानी जो हुआ करती थी वह विदिशा था। शुंग वंश की राजधानी और मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र। हालांकि इसको ब्राह्मण वंश के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह ब्राह्मण जाति के संबंधित से जुड़े हुए थे। एक हिंद यूनानी शासक था जो इसका नाम था मिनांडर। वह पुष्यमित्र शुंग के समय में ही भारत में आया था, उसके साथ युद्ध किया था, लेकिन मिनांडर की उसकी हार हो गई थी। और शुंग शासकों के द्वारा आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि कलहन द्वारा लिखा हुआ जो तो राजतरंगिणी है, वो कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। राजतरंगिणी का अर्थ होता है कि राजा का तरंग, मतलब है थी राजा का तरंगिणी, मतलब राजा का एक नदी हुआ था, यानी कि प्रवाह, एक राजा का प्रवाह। प्रवाह का मतलब ये है ना, इसमें सिर्फ ये बताया गया कि कौन कौन से शासक मतलब ये कश्मीर क्षेत्र में रहे हैं और कब कब से रहेगा, उनके कार्य योगदान वगैरह किन सब के बारे में जानकारी है, वही है। वैसे राजा तरंगिणी में 8 तरह के तरंग के बारे में चर्चा किया गया है। 8 तरंग का मतलब यही होता है कि 8 अध्याय में राजा तरंगिणी को बांटा गया है। उसके अलावा हालांकि यह राजा तरंगिणी कौन सी भाषा में लिखा गया है, तो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ।
जबकि राजा तरंगिणी का जो क्या है कि उसको अंग्रेजी भाषा में जो था कि एक अंग्रेज था ऑरेन स्टील, उसने इसको अंग्रेजी में अनुवाद किया हुआ था, गोविंद कौल के सहायता लेकर उसने किया हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हम लोग, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि जो बाघों का कि बाघ गुफा है जो कि मध्य प्रदेश के धार जिले के नया गांव में स्थित है, जो कि एक भित्ति चित्रों के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। तो ये मध्य प्रदेश के धार जिला में ये पड़ता है बाघ की गुफा। आखिर ये बाघ की गुफा की उसका नाम पड़ा था क्योंकि ये पहले से था, ये मतलब वो गुफा बौद्धों के लिए, याद रखना ये बाघ की गुफा किस धर्म से जुड़ा है तो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, तो उसमें ये लोग रहते थे। ये जो गुफा है ये मतलब मध्य प्रदेश वाला में जो विंध्याचल पर्वत के दक्षिणी छोर है उसी को काट के इसमें बनाया गया है। तो जैसे ही जब बौद्ध धर्म का जो पतन होने लगा था वो 10वीं सदी के आसपास में, तो इसमें क्या हुआ कि बाघ बहुत ज़्यादा इसमें रहने लगे थे। तो जब बाघ बहुत ज़्यादा मात्रा में रहने लगे थे और कुछ समय के पश्चात लोगों ने इसके बारे में भूल गया कि इस गुफा में जाना वगैरह, या बौद्ध धर्म से चूंकि ये पतन ही हो गया तो वहाँ कोई रहता नहीं था, तो उसमें बाघ सब बहुत ज़्यादा रहते थे लोग। तो इसके बाघ का ज़्यादा अधिकता होने के कारण अब इस गुफा का नाम क्या हो गया, जो बौद्ध गुफा था उसको बाघ गुफा के नाम से जाने लगा। और एक पास के ही एक नदी गुजरती थी, उसको वो बाघ मतलब नदी, उसको नदी का भी नाम इसी बाघ के ज़्यादातर रहने के कारण बाघनी नदी कहा जाने लगा। और वहाँ पे जो भी निवासी वगैरह गांव वगैरह बस गया था आसपास में, उसको बाघ गांव से भी जाना जाने लगा उस जगह को। वैसे अगर बाघों की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश ही है जो सबसे अधिक क्या है कि यहाँ पे बाघ देखने को मिलता है। वैसे भी भारत में बाघ कितने, अभी 3167 बाघ है। इससे पहले के रिपोर्ट के अनुसार था 2967 बाघ था, अभी 3167, यानी कि 200 क्या हुआ बाघों की संख्या में वृद्धि हुआ। जबकि बाघ दिवस मनाया जाता है यह 29 जुलाई को मनाया जाता है। और भारत के लगभग 18 राज्यों में बाघ है, याद रखना है कितने राज्यों में, तो 18 राज्यों में। और कितने टाइगर रिजर्व बनाया गया है भारत में टोटल, तो 53 गो है टाइगर रिजर्व बना हुआ है। अगर बाघों का सबसे संख्या के आधार पर अगर देखा जाए तो जिम कॉर्बेट जो है जो बना हुआ है उत्तराखंड में, हुआ जिम कॉर्बेट अभ्यारण्य, हुआ सब बाघों का टाइगर रिजर्व जो है वह सबसे पहले वही स्थापित हुआ था। और साथ साथ बाघों की संख्या के आधार पर सबसे ज़्यादा वहीं पर स्थित है। जबकि अगर इस तरह से क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए कि सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो वह श्री सेलम जो कि आंध्र प्रदेश में है, नागार्जुन, वह वहाँ पे है स्थित है। और सबसे छोटा कौन सा बाघ टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो वह मध्य प्रदेश का है, वह वहाँ पर वाला है। एक चीज़ याद रखना है आपको, ये जो गुफा जो था वो ये बाघ का गुफा था। इसको एक अंग्रेज व्यक्ति था जिसका नाम था डेंजरफील्ड, उसी ने ही ये 1818 ईस्वी में बाघ की गुफा को खोजा था, याद रखना है। जबकि ये जो था वो नरसिंह वर्मन प्रथम जो था, इसने वातापी कोंड का उपाधि धारण किया हुआ था। और जबकि देखा जाए और महामल का भी इसने उपाधि धारण किया हुआ था। यह तमिलनाडु वाला क्षेत्र, जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र है वो कांचीपुरम, वहीं पर इसका स्थान हुआ करता था। इसका राजपाट वहीं पे फैला हुआ था। याद रखना है कि पल्लव वंश का जो शासक रहे हैं, पल्लव वंश के जो शासक था जो श्री विष्णु है, वह श्री विष्णु था। और उसका एक और भी शासक रहे महेंद्र वर्मन प्रथम, जो मत विलास पर हसन की रचना किए थे। ये वही महेंद्र वर्मन प्रथम है जो कि चालुक्य वंश का जो वातापी के जो था ना पुलकेशिन द्वितीय, उससे उसने हार गया था। तो ये जो जब हारा था जिसने पुलकेशिन द्वितीय ने, ये पल्लव वंश के शासक महेंद्र वर्मन को हराया था। चूंकि दक्षिण भारत में हराया था इसलिए दक्षिण पतेश्वर का उपाधि धारण किया था, और साथ ही साथ कांची कोंड का उपाधि धारण किया था क्योंकि इसने कांची में हराया हुआ था। उसी तरह से इसने उत्तर भारत के एक शासक कन्नौज के तरफ वाला क्षेत्र में, कानपुर वाला क्षेत्र में हर्षवर्धन को हराया था। उसने नर्मदा नदी के तट पे हराया था। तो उसके बाद साथ भी वहाँ उसने परमेश्वर का उपाधि धारण किया हुआ था, जो पुलकेशिन द्वितीय था। लेकिन जब यही महेंद्र वर्मन प्रथम जब हार गया था, उसके पश्चात इसी का ही बेटा ये था नरसिंह वर्मन प्रथम, और इसने जब जो पुलकेशिन द्वितीय ने दोबारा इस पे आक्रमण किया हुआ था कांचीपुरम में, तो उसने वो हार गया। और इसके पश्चात ये नरसिंह वर्मन ने उसको पुनः उसको वापस खदेड़ के उसके क्षेत्र में वातापी तक लेकर चला गया था और उसको मारा था। और मारने के पश्चात उसने वातापी कोंड का धारण इसीलिए किया क्योंकि इसके जो पिता को बोला था कि तुमने मेरे पिताजी के समय में आकर युद्ध करके जो मेरे पिताजी को मारा था कांची कोंड का उपाधि लिया था, इसलिए आज हम भी तुम्हारे एथी में राजधानी आकर तुझे हरा रहे हैं, यानी कि मार दिए तुझे, अब हम भी वातापी कोंड का उपाधि लेंगे। तो वातापी कोंड साथ ही साथ महामल्ल का भी उसने उपाधि धारण कर लिया हुआ था। उसी तरह से अगर नरसिंह वर्मन द्वितीय की बात करेंगे तो अरबों का आक्रमण के समय नरसिंह वर्मन द्वितीय ही था।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कवि हरिसेन समुद्र राजा के दरबार में रहता था, और इसने हरिसेन जो तो इलाहाबाद में ही था, और हरिसेन जो था इलाहाबाद प्रशस्ति लेख का इसने रचना किया हुआ था। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसको विथेन ऑथर स्मिथ ने भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा हुआ है। हालांकि अगर समुद्रगुप्त को बारे में अगर देखा जाए तो यह एक आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को इसने हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। होयसल शैली का प्रसिद्ध मंदिर हेलेवीड में स्थित है। आखिर ये हेलेवीड है कहाँ? तो हेलेवीड जो है वह कर्नाटक में स्थित है। वैसे यह जो हेलेवीड मंदिर है, और हालांकि इसको पहले जो हेलेवीड को वह द्वार समुद्र के नाम से जाना जाता था। एक चीज़ ध्यान रखना है, ये देखने को लगता है कि ये मंदिर जो है मतलब जो होयसल शैली में बना हुआ ये मंदिर, लेकिन ये मंदिर देखने को लगता है कि जैसे मशीनों के द्वारा बनाया गया है, मनुष्य के हाथों के द्वारा नहीं बनाया गया है, क्योंकि इतना इसमें बारीकी तरीके से काम किया गया है। जो 7 लेयर में इसके पत्थर जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो वह ऐसा माना जाता है कि हाँ मशीनों के द्वारा ही बना हुआ है, लेकिन वह मशीन से नहीं बल्कि एक दूसरे को पत्थर से इस तरह इंटरलॉकिंग करके जोड़ा गया है, जो कि एक हाथ से बनाना उस समय के काल में बहुत ही मुश्किल था। इसलिए काफ़ी मतलब ये मंदिर थी फेमस रहा है इसके वजह से लेकर। नवरत्नों का संबंध किससे संबंधित है? तो अकबर से है। एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना है, नवरत्न 2 जगह रहे, 2 समय में रहा है काल में। जैसे एक नवरत्न जो अकबर के समय में रहे थे, यहाँ मिसलेनियस रहते थे। जैसे नवरत्न में इनके थे तान सिंह थे, फैजी थे, अबुल फजल था, महेश देव था, मुल्ला दो प्याजा, ये सभी नवरत्न के ही सम्मिलित व्यक्ति हुए थे। लेकिन एक नवरत्न और भी था जो कि एक प्राचीन समय में देखा जाता है, जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, जिसको विक्रमादित्य कहा है, उसके भी दरबार में जो नवरत्न विद्वान रहते थे, लेकिन सभी के सभी क्या थे? वो संस्कृत के विद्वान हुआ करते थे। जैसे कालिदास थे, सबसे ज़्यादा में कालिदास थे, धन्वंतरी थे, ये सब वगैरह उनके समय में रहा है। और एक अष्ट दिग्गज भी शब्द आता है, तो अष्ट दिग्गज अगर पूछेगा तो कृष्णदेव राय के समान में, जबकि अष्ट प्रधान अगर पूछा जाएगा तो वह शिवाजी के काल में रहा है, यानी कि मराठा के समय में रहा है। अकबर के काल को हिंदी का स्वर्ण काल कहा जाता है, और अकबरनामा को अबुल फजल ने लिखा था, जबकि आईने अकबरी को भी अबुल फजल ने लिखा था, लेकिन अकबर के बारे में न लिख करके स्वयं के बारे में उसने लिखा हुआ है। अकबर ने कई सारे किला का भी निर्माण करवाया था, जैसे इलाहाबाद का किला, आगरा का किला, लाहौर का किला, पंचमहल, दीवाने आम, दीवाने खास, और फतेहपुर सीकरी की स्थापना, ये सभी इसने किया हुआ था अकबर ने बहुत सारे सुधार वगैरह भी कार्य किए थे। जैसे 1562 में हरंदल से मुक्ति हुआ था 1562 में, और इसने जो था जो उसको क्या कहा जाता था, दास प्रथा का भी इसने युद्ध किया हुआ था, खत्म किया था 1562 में। तीर्थ यात्रा कर 1563 में उसको समाप्त किया था। 1564 में जजिया कर के इसने समाप्त कर दिया हुआ था, जबकि यह जजिया कर को पुनः औरंगजेब ने उसको 1679 ईस्वी में उसको कर दिया था, शुरू कर दिया था उसने। और 1571 में इसने फतेहपुर सीकरी की स्थापना किया था, और 1571 में इसने अपनी राजधानी आगरा से पुनः फतेहपुर सीकरी लेकर गया हुआ था, जबकि 1585 में और अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी से वापस लाहौर लेकर चला गया था। उसी तरह से इबादत खाने की स्थापना 1575 में किया था। इबादत खाने में सभी लोगों के आने की अनुमति वो 1578 में हुआ था। मजहर की घोषणा 1579 में, और दीन इलाही धर्म 1582 में, और इलाही कैलेंडर की स्थापना 1583 में किया हुआ था। हालांकि इसका अगर अकबर का सबसे अंतिम युद्ध देखा जाए तो 1601 ईस्वी में हुआ था, वह असीरगढ़ का युद्ध था। असीरगढ़ का युद्ध मतलब इसने किसी तरह से मतलब इसने घूस, कहा जाता है कि उसने घूस देकर किसी तरह से इसने जीत लिया था। अकबर बिहार पर भी आक्रमण किया हुआ था, उसने 1574 से 76 ईस्वी में किया था। उसमें बिहार के जो शासक हुआ था दाऊद खां लोहानी, उसके समय में उसने युद्ध करके बिहार को भी इसने जीत लिया था। वैसे अकबर के समय में अगर देखा जाता तो शुरुआती समय में इसके जब गद्दी पे बैठा था, इसका जो राज्याभिषेक हुआ था कालानौर नामक स्थान पे किया गया था। उस समय इसका संरक्षण बैरम खान हुआ करते थे। बैरम खान हुआ एक शिया धर्म का मानने वाला व्यक्ति था, जबकि ये लोग सुन्नी धर्म के मानते थे। सुन्नी मतलब उसे कहा जाता है जिन्होंने मोहम्मद साहब के कथनों कारणों को सुन करके इस्लाम धर्म को स्वीकार किया था, उसे सुन्नी कहते हैं। और जबकि शिया मतलब उसको कहा जाता है जिसने इनके जो उत्तराधिकारी हुए दामाद अली है, अली के कथनों कारणों को सुनकर उन्होंने किया था, उसे शिया कहते थे। तो याद रखना है कि और अकबर के समय में हल्दी घाटी का युद्ध भी हुआ था 1576 में। अकबर और इसके बीच में महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था, और महाराणा प्रताप के इसमें हार हो गई थी। हालांकि याद रखना है कि यहाँ पे अकबर की तरफ से सेनापति उस समय कौन थे? तो मान सिंह थे, और आसफ खान वह भी इसके समय में ही रहते थे।
एक बहुत बड़ा एक इतिहासकार भी था, वो था अब्दुल रहीम खाना, जिसने बाबर तुजू के बाबरी का थी लिखा था उसने। और उसमें इसने ही बताया कि आपके दादा का इच्छा था कि उन्हें अब काबुल में दफनाया जाए, तो काबुल में दफनाया जाए, तो उसके बाद उसके भारत से अति करके उनको वहाँ पे काबुल में दफना दिया गया था। वैसे अगर अकबर का देखा जाए तो अकबर का बहुत सारा इसमें इसके साथ में तो युद्ध तो बहुत ज़्यादा ही हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा है। यह एक ऐसी पुस्तक है जो कि लिखी हुई है, जो सबसे ज़्यादा मात्रा में इसको भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया है इस पंचतंत्र का। इसमें लोमड़ी और जानवरों से संबंधित है। इसमें ये माना जाता है कि जैसे राजाएं अपने लड़का को पढ़ाना चाहता था और उनके लड़के पढ़ना वगैरह नहीं चाहते थे, उसके कहानी के रूप में उन्हें शिक्षित करने को लेकर जो मतलब शुरू किया गया ऋषि मुनियों के द्वारा, वह पंचतंत्र में ही के ज़्यादातर इसमें देखने को मिलता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन पारे और चांदी को प्रभावित करता है। ओजोन का जो सूत्र होता है वो 3 होता है। यह ऑक्सीजन का ही एक अपरूप है। और जो ये ओजोन होता है उसमें 2 सिग्मा बंधन होते हैं और 1 पाई बंध इसमें पाया जाता है। याद रखना है कि ओजोन की जो परत जो होती है गैस की, वह गंध कैसी आती है? तो सड़ी हुई मछली के समान होता है। और ओजोन का एक लेयर भी परत पाई जाती है जो समताप मंडल में जो आने वाले परावैंगनिक किरणों को हमें बचाती है। हालांकि ओजोन से संबंधित प्रोटोकॉल भी बना हुआ था, जैसे एक वियना प्रोटोकॉल है 1985 ईस्वी में, जबकि एक ओजोन से संबंधित एक और प्रोटोकॉल है फेमस है, जो कि मैथी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, 1987 में बना था। हालांकि ये मॉन्ट्रियल है कहाँ? तो कनाडा में स्थित है। उसी तरह से ओजोन की जो माप की जाती है वो डॉप्सन इकाई से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमें। हालांकि जो ओजोन का जो क्षेत्र है वह सबसे पहली बार दक्षिणी ध्रुव के आसपास के देखा गया था। किसके द्वारा देखा गया था? तो फोरियर के द्वारा देखा गया था। लेकिन अब वर्तमान में देखा जाए तो अभी ओजोन के वो क्षेत्र क्या है कि मतलब भर गया है। हालांकि ओजोन परत को नुकसान कौन से करता है? तो CFC करता है, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन अगर इसके सूत्र की बात किया जाए तो CCl2F2 होता है, यानी कि एक कार्बन और कई कार्बन वाले को मेथन कहा जाता है। और इसमें 2 क्लोरीन होता है या 2 फ्लोरीन होता है। नेक्स्ट देखते हैं। ध्वनि की इकाई क्या है? तो ध्वनि की इकाई क्या है? एक डेसिबल होती है। हालांकि यह डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि में याद रखना, यह ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है। इसमें ध्रुवण की घटनाएं नहीं पाई जाती, जबकि इसमें परावर्तन, अपवर्तन, व्यक्तीकरण, विवर्तन, ये सभी के सभी घटनाएं इसमें पाई जाती है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए कम से कम 17 मीटर की हमें दूरी चाहिए। और कानों पर हमें कितना देर तक रहता है? तो 1/10 सेकेंड तक रहता है। ध्वनि पर याद रखना है कि ध्वनि जो है इस पर अनुदैर्ध्य तरंग इसलिए कहा जाता है, यह सघन और विरल के रूप में गमन करता है, उसी को कहा जाता है अनुदैर्ध्य तरंग। जबकि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, वह श्रृंग और गर्त के रूप में जो गमन करते हैं तरंगे, उन्हें अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है। याद रखना है ध्वनि में दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है इस पे, ठीक है, लेकिन ताप का प्रभाव पड़ता है। जब 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाते हैं तो 0.61 मीटर प्रति सेकेंड इसका चाल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। उसी तरह से आर्द्रता बढ़ने से ध्वनि का चाल भी बढ़ जाता है। और याद रखना है ये जो ध्वनि होता है वह घनत्व और प्रत्यास्थता पर निर्भर करता है। अगर अधिक घनत्व है उसमें ध्वनि का चाल ज़्यादा होगा, कम घनत्व में ध्वनि का चाल कम होगा। तो याद रखना है, जैसे कि ठोस में सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम थी द्रव में, उससे कम गैस में होती है। निर्वात में होता ही नहीं है मतलब चाल। इसीलिए क्या है, वायुमंडल चंद्रमा पे नहीं है, इसलिए वहाँ पे हमें कुछ सुनाई नहीं देता है। और ध्वनि के चाल मुख्य रूप से 332 मीटर पर सेकेंड होता है। उसी तरह से अगर देखा जाए तो ये जो है क्या है, डेसिबल में। नेक्स्ट देखते हैं। जो होती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HCl होता है, जिसको म्यूरिएटिक अम्ल भी कहा जाता है। अगर इसका बात देखा जाए कि इसका pH मान कितना होता है तो 1 से 2 होता है। यही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो कि हमें जठर रस मतलब गैस्ट्रिक जूस के रूप में वह निकलता है, जो हमें पाचन के लिए सहायता करता है। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूंगफली में विटामिन B1 की अधिकतम मात्रा होती है। हालांकि मूंगफली अगर उत्पादन में देखा जाए तो महाराष्ट्र 1 नंबर पे है। हालांकि जब विटामिन B1 को थायमिन भी कहा जाता है, B2 को राइबोफ्लेविन, B3 को नियासिन कहा जाता है, B5 को पेंटाथेनिक्स, B6 को पैराडॉक्सिन, B7 को बायोटिन या H भी कहा जाता है। अब B11 को फॉलिक एसिड कहा जाता है, B12 को साइनोकोबालामिन कहा जाता है। ये B और C जो होते हैं ना, वह जल में घुलनशील होते हैं। बाकी
सभी के सभी जो भी विटामिन होते हैं वह वसा में घुलनशील होते हैं। सी का उसका एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। डी को कैल्सीफिरोल के नाम से जाना जाता है। ई को टोकोफिरोल के नाम से जाता है। के का फिलोक्विनोन या नेप्थोक्विनोन के नाम से जाना जाता है। वैसे विटामिन के खोजकर्ता में देखा जाए तो फंक है, और ए और बी का मैकुलन है, सी का होलकट है, डी को हॉपकिंस के नाम से जाता है। विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है, सॉरी विटामिन ए से रतौंधी होता है, और B1 से क्या होती है, बेरी बेरी रोग होता है। सी के वजह से क्या स्कीरवी रोग होता है या मसूड़ा का होता है। डी से क्या होता है, एक रिकेट्स होता है जो कि बच्चों में होता है, और ऑस्टियोमलेशिया वयस्क पुरुषों में होता है। और ई के कमी से क्या होता है, ई के वजह से जनन क्षमता में कमी आ जाती है, और के की कमी से क्या हो जाती है, रक्त का थक्का नहीं बनता है, याद रखना है। और के कमी से या आखिर ये के बनता कहाँ से है, तो यह बैक्टीरिया के द्वारा लीवर के कोलन में इसका निर्माण होता है। के को फिलोक्विनोन या नेप्थोक्विनोन आपको बतेबे किए कि इसका नाम भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काला पैगोडा कोणार्क में स्थित है। कोणार्क है कहाँ पे, तो यह उड़ीसा में पड़ता है। काला पैगोडा इसको सूर्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कोणार्क यानी कि कोण जोर आर्क होता है, इसका अर्थ। कोण का मतलब किनारा होता है, मंदिर का किनारा, और आर्क मतलब होता है वह चुंबकीय क्षेत्र यानी कि खिंचाव होता है। तो ये माना जाता था कि उसके पास से जो भी थी नाव वगैरह गुजरता था वह उसको चुंबकीय क्षेत्र की तरफ से आपस में एक तरफ खींच लेता था, इसलिए उसका कोणार्क कहा गया। इसको काला पैगोडा कहा जाता है। काला काला रंग का वह जो था पत्थर वगैरह, इसकी वजह से कहा जाता है इसका। नेक्स्ट देखते हैं तिराना, जो कि अल्बानिया देश की राजधानी है। तिराने कहाँ के है, अल्बानिया देश की राजधानी है। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत के लड़ाकू टैंक का नाम क्या है, अर्जुन है। अर्जुन जो ये शब्द लिया गया है वह महाभारत वाले थी से किरदार से लिया गया है, संस्कृत से जुड़ा हुआ। एंटी टैंक मिसाइल जो बहुत भयानक है, भारत का सबसे खतरनाक अगर एंटी टैंक मिसाइल है ये अर्जुन ही है। गूगली शब्द का संबंध किससे संबंधित है, तो क्रिकेट से है। चाइना मैन का भी पूछेगा तो किससे संबंधित है, तो क्रिकेट से ही संबंधित है। नेक्स्ट ग्रैंड स्लैम जो होता है वह लॉन टेनिस से संबंधित है। लॉन टेनिस में खेला जाता है। तो 4 तरह के ग्रैंड स्लैम देखा जाए तो भारत में मुख्य रूप से होता है। तो भारत में नहीं, सॉरी, विश्व में 4 तरह के ग्रैंड स्लैम होती है। पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, दूसरा फ्रेंच ओपन होता है, तीसरा विंबलडन होता है, और चौथा अमेरिकन ओपन होता है। हालांकि इसमें देखा जाए तो सबसे प्राचीन समय सबसे पुराना कौन सा ग्रैंड स्लैम रहा है, तो विंबलडन जो कि है इंग्लैंड में होता है वह वाला है। हालांकि इसका कोर्ट वगैरह की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और अमेरिकन ओपन ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, जबकि फ्रेंच ओपन क्ले मतलब क्ले यानी कि मिट्टी के घास के मैदान पे खेला जाता है, जबकि विंबलडन वाला है वह घास के मैदान पे खेला जाता है। चौहान वंश का अंतिम शासक कौन सा था, पृथ्वीराज तृतीय था। पृथ्वीराज तृतीय, इसको पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी जाना जाता है। चौहान का मतलब 4 मत मार दीजिएगा, ठीक है, याद रखिए यहाँ पृथ्वीराज तृतीय। और ये चौहान वंश का या फिर चाहमार वंश भी इस वंश को कहा जाता है। याद रखना है कि जो तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में, तो उसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गया था, मोहम्मद गौरी की हार हो गई थी। जबकि तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था, उसमें पृथ्वीराज चौहान के हार गया था और मोहम्मद गौरी जीत गई थी। इसी तरह से चंदावर का युद्ध भी हुआ था 1194 में, उसमें जयचंद क्या हुआ था, हार गया था, गौरी जीत गया था। तो जयचंद उसकी बेटी संयोगिता थी, और ये पृथ्वीराज चौहान, ये दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा था। और अगर तराइन का एक तृतीय युद्ध भी हुआ है 1215 ईस्वी में, इल्तुतमिश और यल्दोज के बीच हुआ है। यही यल्दोज है जो कि गौरी का सेनापति हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुषाणों ने उत्तर पश्चिम भारत को जीतकर 100 वर्षों तक शासन किया हुआ था। याद रखना है, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था, कुजुल कट विशेष था। इसकी पहली राजधानी हुआ करती थी पुरुषपुर पेशावर, जो कि पाकिस्तान वाला क्षेत्र में था, और दूसरी जो इसकी राजधानी थी वह मथुरा था, जो कि यूपी में पड़ता है। हालांकि कुषाण वंश के देखा जाए तो शुद्ध सोने का सिक्का जारी किया था कुषाण शासकों ने ही किया था जारी। सबसे ज़्यादा मात्रा में अगर सोना का सिक्का जारी करने वाला था तो गुप्तों ने था, और सबसे पहली बार भारत में सोना का सिक्का हिंद यूनानी शासकों के द्वारा ही जारी किया गया था। और अगर बात किया जाए कुषाण वंश में सबसे महान शासक कौन हुआ है, तो कनिष्क रहा है। कनिष्क को द्वितीय अशोक के भी नाम से जाना जाता है। कनिष्क के समय में ही जो चौथा बौद्ध संगीति कुंडलवन जम्मू कश्मीर में हुआ था, उसकी अध्यक्षता वसुमित्र किया हुआ था। जबकि एक उपाध्यक्ष भी था इसमें, बुद्ध चरित्र के लेखक जो अश्वघोष है उसने किया था। जबकि बुद्ध चरित्र संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। महाभिभाष सूत्र और के लेखक कौन है, तो वसुमित्र है। याद रखना है कि कुषाण
के समय का जो कनिष्क जो था, ये उसने चाइना के एक शासक था पेन चौआ, उसके साथ युद्ध किया हुआ था, लेकिन उससे हार गया था। और उसने रेशम मार्ग की शुरुआत अगर देखा जाए तो कनिष्क के समय में ही हुआ था। और ये कनिष्क महायान शाखा से संबंधित था। महायान मतलब जो कि बौद्ध धर्म को, गौतम बुद्ध को या क्या अपना एक मूर्ति के रूप में बनाकर उसे पूजा करते थे लोग, उसे महायान शाखा कहा जाता है। और हीनयान जो कि मतलब जो रूढ़िवादी पारंपरिक जो था प्राचीन समय में जो पालन किया करता था, उसे हीनयान कहा जाता था। यह हीनयान महायान यही चौथा बौद्ध संगीति में ही टूट गया था, जबकि आंशिक रूप से विभाजन हुआ था द्वितीय बौद्ध संगीति में हो गया था। उसी तरह से कनिष्क जो था ना, इसके समय में और भी बहुत सारे कार्य वगैरह भी देखा जाए। इसने जो अश्वघोष है उसको पटना से उसने कश्मीर लेकर गया हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंसुलिन की खोज बेंटिंग और बेस्ट ने किया हुआ था। उसी तरह से ये जो है भारतीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाई जाती है। और उसका थीम क्या है 2023 का, तो उसका आज़ादी का अमृत महोत्सव है। जबकि ये 27 सितंबर जो है विश्व पर्यटन दिवस, इसका थीम है वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग।